अस्सलाम वालेकुम। डिले एपिसोड 5। बिस्मिल्लाह। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर स्टोरी सुनने के बाद आपको पसंद है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, बेल का आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो चुप सुनने के लिए अब हमारे दरमियान कुछ बचा नहीं है। दिल अनुज शाह, जो कुछ तुम कह चुकी हो वो काफ़ी है। तुम मुझसे मोतरज़ हो, ठीक है, एक हफ्ता देता हूँ तुम्हें, अच्छे से सोच लो, अपना फैसला मुझे बता दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। दिल अनुज शाह को अपने जिस्म से रूह खींचती हुई महसूस हुई। इसने फटी फटी आंखों से अपने करीब तरीन खड़े इस शख्स को देखा जिसने एक हफ्ता पहले अनजाने में इसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था और आज उसे छोड़ने की बात कर रहा था। आंखों से गिरते शफाफ मोती शायद आज दूसरी बार सिकंदर शाह का दिल मोम करने में नाकाम रहे थे। इसे रोते देख सिकंदर शाह ने एक झटके से अपने गिरफ्त से आज़ाद किया था। वे लंबे लंबे डग भरता इसे बिलखता छोड़ वहाँ से निकल आया था। वह जानता था कि दिल अनूज इससे मोहब्बत करती है, मगर इससे इसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए सिकंदर शाह ने इसे अंदाज में समझाने का फैसला किया था। वह इन दोनों के दरमियान शजी शाह को लाकर इससे दूरी अख्तियार किए बैठी थी। इसके दिल में शजी शाह की मोहब्बत हनूज मौजूद थी, मगर दिल आयनूज शाह इसकी धड़कनों में बसती थी। धड़कनों के बगैर इसके दिल का धड़कना नामुमकिन ही था। हकीकतन अब दिल अनूज शाह के बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी इसके लिए हराम था। इसलिए वह सोच चुका था कि आयनूज की तरफ किसी सूरत पेशकदमी नहीं करेगा, और इस नफ्स की कमज़ोरी का ताना देकर वो इसकी बहुत बड़ी तजलील कर चुकी थी। वो सारी रात आयनूज ने रोते रोते सिकंदर शाह सड़कों पर गाड़ी दुराते हुए गुजारी थी। वो फूटते हुए नबील वाला वापस आया था। बारी कदम उठाता जब वह कमरे में आया तो पहली नज़र इसे ढूंढने के लिए सोफे पर डाली। झूले में लेटा हदीद रो रो कर अपने जागने का ऐलान कर रहा था। सिकंदर शाह ने आगे बढ़कर इसे अपने बाजू में बांध लिया। तभी इसकी नज़र दिल अनूज शाह पर पड़ी, जो बेड की पायंती पर सर रखे ज़मीन पर मलाल ने घेरा था। रोते हुए हदीद को सफूरा के हवाले करके वह वापस आया था। नींद में खोई दिल अनूज के पास पंजों के बल बैठते हुए इसका घेरा था। रोते हुए हदीद को सफूरा के हवाले करके वह वापस आया। नींद में खोई दिल अनूज के पास पंजों के बल बैठते हुए सिकंदर शाह ने इसे दिल फरेब सुंदर रोते घेरा था। रोते रोते हदीद को सफूरा के हवाले करके वह वापस आया था। नींद में खोई दिल अनूज के पास पंजों के बल बैठते हुए सिकंदर शाह ने इसे दिल फरेब सुंदर रोए रोए मुखरे को देखा था। अपने दिल पर लाखों पहरे बिठा लेता, मगर आंखें इसकी दीद की प्यासी ही रहती थी। गुलाबी रखसारों पर आंसू के मीठे मीठे निशान थे। नोकदार गनेरी पलकें आरज़ों पर स्याह फगन इसे फिर से बेकरार कर रही थी। सूनी कलाइयाँ, सूनी नाक, सूने कान, कैसी सागन थी वो। सिकंदर शाह के दिल में किसी ने तीर प्रवस्त किया था। लब भींगते हुए इसने तेज से रुख मोड़ा। अगले ही पल इसने कुछ सोचते हुए इसके सोए वजूद को बाहों में भरकर बेड पर लटा दिया। बस फिर पल भर की बात थी। वह कसमाई थी, मगर बारी पेटे खोलने की कोशिश नहीं की। इस पर ना डाले बगैर वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। ऑफिस के लिए स्कूल निकालने के बाद वो शावर लेने चल दिया। लाल सुर्ख आंखों में दूर दूर तक नींद का शुबा तक न था। मासी, मुझे तो वो ही बीबी अच्छी लगती थी। ये वाली बीबी तो बस बेजार सी है, न हंसती है न मुस्कुराती है। और पहले वाली तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। ये तो बस मुंह बनाकर बोलती। यकीनन वो खानसामा की बीवी थी जो सफूरा से यकीन क्या तू सफीना ज़रा हंसता बोल, बीबी ने सुन लिया तो तुझे निकाल बाहर करेंगी। सफूरा ने अपने से कम उम्र सफीना को डराया था। हाय मासी, मैं कौन सा बुराई कर रही हूँ, जो सच है वही तो कह रही हूँ। और चल हमारे साथ बाजार है तो बात समझ में आती है कि हम तुझे मुलाजिम हैं। मगर बेचारे छोटे साहब, इनकी तो किस्मत ही फूट गई। ये बेबी तो देखती तक नहीं इनकी तरफ। मुझे तो लगता है अरे चुप कर बेवकूफ़, क्या अल्फाल बके जा रही है, फिर कहती है बुराई नहीं कर रही। बस चुप कर जा, बड़े लोगों के काम वही जाने, हमारा काम तो चाकरी करना है। इसकी बात करते हुए सफूरा ने इसे समझाया था। अरे मासी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि पहले वाली बीबी कितना प्यार करती थी छोटे साहब से, और इनके आने पर कैसे तैयार श्यार हो जाती थी। इस बीबी के साथ तो बेचारे साहब बुझ कर ही रह गए। सफीना किसी सूरत छुपाने को तैयार न थी। सफूरा ने अपना माथा पीट लिया। इस बीबी के तैयारी श्यारी की ज़रूरत नहीं है पागल, देखा नहीं तूने कैसे दूधिया जैसा रंग तो है बीबी का, ऊपर से नैन नक्श इतने सोने। अरे छोटी बीबी को तो अल्लाह ने हुस्न ही इतना दिया है कि इनको किसी सजावट की ज़रूरत नहीं है। सफूरा ने जैसे इसकी कम अकल पर मातम किया था। दहलीज की ओट में छुपी आयनूस जाने क्यों इन दोनों की बातें सुन रही थी। अब शायद सफीना बोल रही थी, मासी ये तो बात है, मगर आदमी को सजी संवरी औरत ही अच्छी लगती है। बीबी को ये बात सोचनी चाहिए। वैसे तू तो चुप कर जा, बस बात से बात निकाले जा रही है। छोटे साहब भी जाने और आयनूस भी जाने, तू क्यों फिक्र में गुली जा रही है। सफूरा ने से लताड़ा था। खानसामा की बीवी शायद सटपटा गई थी, तभी खफत से बोली, बस वैसे ही मासी, जो मैंने सोचा मैंने। चुप कर, जितनी तेज से तेज ज़ुबान चलती है इतनी तेज से अगर तो हाथ चला ले तो काम मिनटों में हो जाए। कहाँ है वो शकील, आ लेने दे, इसको बताऊंगी कि क्या बकती है तू। इसने सफीना को लताड़ते हुए खानसामा के बाबत पूछा था।
सफीना गंगाने लगी, जबकि दिलअनूस शाह जो नाश्ते के लिए किचन की तरफ आई थी वो जल्द दिल से वापस पलट गई। इसकी आंखें फिर से भरने लगी थी। रात रोते रोते बेड के पास ही सो गई थी। लेट सोने की वजह से इसकी आंखें देर से खुली तो इसने खुद को बेड पर पाया था। सिकंदर शाह की इस नायत का सोचकर इसके गाल सुर्ख होने लगे थे। जाने कितने रूप थे इस शख्स के। रात कुछ और था, सुबह कुछ और। अपने लंबा बालों को समेट दिए हदीद के खाली चूल्हे को देखती हुए फ्रेश होने के बाद फौरन खदीजा बेगम के पास आई थी, जो हदीद को बेड पर लटाए खुद इसके पास बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। हदीद को खूब प्यार करने के बाद इससे खूब बातें करती आयनूस को भूख का एहसास हुआ था। खदीजा बेगम को मुस्कुरा कर हदीद का ख्याल रखते को कहने को किचन की तरफ चली आई, मगर किचन से साफ सुनाई देती दोनों मुलाजमों के तबसरे ने इसका दिल बोझल कर दिया। एक कलाई में कांच की सुर्ख चूड़ियां पहनने के बाद दूसरी कलाई में सोने के कंगन पहनते हुए इसने मुतमईन अंदाज में आईने में बनते अपने अक्स को देखा। सतवां नाक में चमकते डायमंड की लौंग पूरे 4 माह बाद पहनते हुए इसने खदीजा बेगम के अल्फाज याद किए थे। सफूरा सफीना की बातें सुनकर रोते हुए इसने खदीजा बेगम की गोद में जाकर मुँह छुपाया था। फिर इन्हें सब बताती चली गई। इसके आंसू साफ करते हुए उन्होंने कहा था, तुम्हारी बेवकूफ़ाना सोच की बदौलत आज ये दिन आया है मेरी जान। अभी वक्त है, संभल जाओ, बहुत हो चुका है। इसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए दोबारा गोया हूँ। अपना चेहरा तो देखो आयनूस, एक बार हुलिया तो अपना देखो। सागने तो 16 श्रृंगार करती हैं, मगर तुमने क्या किया? एक गलत सोच के पीछे तुम सिकंदर को बहुत ज़्यादा दियत दे चुकी हो। 4 माह हो चुके हैं तुम्हारी शादी को। अब मैं मजीद एक दिन भी ऐसी उजरे हुलिये में बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज सिकंदर के आने से पहले खुद को संवार लेना, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगी। इससे मीठे लहजे में धमकी देती हकीकतन ने आज इसकी माँ का किरदार अदा करी थी। दिलअनूस ने साफ करते हुए उस बात में सर हिला दिया। अब वह इनके कहे पर अमल करती है। अपने सोने काने में गोल्ड के खूबसूरत टापस पहन रही थी। गले में गोल्डन की मोटी चेन में खूबसूरत हार्ट शेप कट पहनते हुए दिलअनूस ने अपना भरपूर जायजा लिया था। इसका गुलाबी चेहरा हर किस्म के मेकअप से मुबर्रा बेहद हसीन लग रहा था। आंखों में काजल की कमी महसूस करते हुए इसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर इससे पहले कि वो हाथ में पकड़े काजल को अपनी आंखों में लगाकर गहरी होती रात को खूबसूरती बख्शती, सिकंदर शाह दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। कमरे में आते ही इस पर निगाहें गलत डाले बगैर वो हदीद की तरफ बढ़ा था। हदीद 9 माह का होने वाला था। इसने झुककर सोए हुए हदीद के फूले फूले गालों पर प्यार किया था। फिर कोट उतारते हुए अलमारी से इसकी शलवार सूट निकाल कर फ्रेश होने चला गया। इस दौरान इसने दिलअनूस शाह को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया था। इसकी आंखें बनाई, पाँव पटकते हुए सोफे पर आ लेटी। इसके यूं लेट जाने से लंबे बालों की ढीली डाली चोटी ज़मीन पर बिछे दबीज क्लीन तक जुड़ रही थी। आंखों पर कलाई रखकर वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर आंखें जाने क्यों सुलगने लगी थीं। कुछ देर बाद सिकंदर शाह सलवार सूट में ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था। बेड पर टूटते हुए सोफे पर लेटी हुई आयनूस पर एक गहरी निगाह डाली थी। खुलते हुए रेड शलवार सूट के साथ लेमन कलर का दुपट्टा शहरों पर फैलाए हुए, एक हाथ आंखों पर जबकि दूसरा हाथ पेट पर रखे हुए लेटी थी। कलाई में पहनी सोने की हम रंग कांच की चूड़ी इसकी कलाई में सज रही थी। इसके दिलकश वजूद से निगाहें हटाते हुए इसने सिरगढ़ सुलगाई थी। एक बाद एक सिरगढ़ सुलगाते हुए वो शदीद कर्ब से गुजर रहा था। धुएं की स्मेल से वो उठ बैठी। दिलअनूस ने पानी भरी आंखों से फिजा में धुएं के मरगोले से देखा था। छोटे कदम उठाती है सर पर जा खड़ी हुई। हदीद सो रहा है और इस सिरगट का ये धुआं आपके साथ साथ मेरे बेटे के लिए भी नुकसानदेह है। धुआं का बायस हल्के से खांसते हुए दिलअनूस ने इसे सिगरेट पीने से रोकने के लिए मुखातब किया था। सिकंदर ने एक निगाह इस पर डाली थी, फिर अगले ही लम्हे वो उठा था। लंबे लम्बे बढ़ता वहाँ से चलता और स्टडी रूम में जाकर बैंड हो गया। जाते जाते वह सिगरेट और लाइटर की डिब्बी अपने साथ ले जाना नहीं भूला था। दिलअनूस शाह ने दुख से इसे जाते हुए देखा। थोड़ी देर गुजरने के बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो हिम्मत करके स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। वो रोज़ की तरह अपने मशगले में मसरूफ़ था। सिरगट पे सिरगट फूंकता दिलअनूस शाह को अजियत में मुब्तला कर गया था। तेजी से आगे बढ़ी थी। इसकी उंगली में सुलगता सिरगट छीन कर दूर फेंक दिया। सिकंदर शाह ने सुलगती नजरों से इसे देखा था। आंखों के सुर्ख डोरे इसकी बेचैनी की गवाही दे रहे थे। तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हो? क्या चाहती हो तुम? और आज तूने मेरे साथ सिरगट छीनने की जुर्त कर ली। आइंदा ऐसा कुछ किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसका सरे सामने रूप से निगाहें चलाते हुए कहता एक और सिगरेट जलाने लगा। दिलअनूस ने कलस कर सिकंदर शाह को देखा था। अगले दिन में एक ख्याल इसके जहन में आया था। इस पर अमल करते हुए अनूज ने इसके होठों में दबा सिगरेट छीना था और सेकंड से पहले अपने गुलाबी होठों में दबाते हुए कश लगाने की अजीब गरीब हरकत को देख कर बुत बने सिकंदर को इसकी शदीद किस्म की खांसी पर होश आया था। दूसरा कश लगाने की कोशिश कर रही थी जब सिकंदर ने तेज से इसके हाथ से वह आग लेकर दूर फेंकी थी। अनूज को बुरी तरह खांसी का दौरा पड़ चुका था जबकि सिकंदर शाह ने इसकी पीठ सहलाई थी, मगर इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। सिरगढ़ का धुआं बाहर निकालने के बजाय इसके हलक में अटक गया था।
बुरी तरह खांसते हुए सांस लेने की कोशिश में इसकी बुरी आंखें पानी से धोई थी। एक हाथ से इसकी पेट से हिलाते हुए दूसरे हाथ से सिकंदर शाह ने टेबल पर पड़े जग से पानी पिलाया था। सिकंदर शाह के कंधे पर सर टकाए हुए लंबे लंबे सांस ले रही थी। इसकी तकलीफ पर बेहाल होते सिकंदर शाह ने इसे नॉर्मल होते देख अपने मजबूत बाजुओं का हिसार बनाते हुए इसे खुद में बीनते हुए इसके सीने में मुंह छिपाए बिलकने लगी। सिकंदर शाह ने गिरफ्त मजीद सख्त की थी। इसकी जुनूनी गिरफ्त से घबरा कर दिल अनूज ने अपना सर उठाकर इससे दूर होने की कोशिश की थी, मगर सिकंदर शाह ने ऐसा करना नहीं दिया। क्यों मुझे तकलीफ में मुब्तला करती हो दिल, क्यों मुझे आजमाती हो? इसे अपने साथ लगाए वो जज्बात की रो में बहने लगा था। दिल अनूज ने एक बार फिर अपनी कोशिश दोहराई थी, मगर सिकंदर क्यों आती हो? बेखुदी थी। दिल अनूज शमाउम की तरह पिघलने लगी। तभी सिकंदर शाह ने इसे एक झटके से खुद से दूर किया था। बार बार यूं मेरे करीब आकर मेरे लिए इम्तिहान मत खड़ा करो, चली जाओ यहाँ से, वरना अगर मैं कोई गुस्ताखी कर बैठा तो तुम्हें एतराज़ होगा। मैं नफ्स का गुलाम हूँ। लहजे में टूटे कांच की सी चुभन थी। दिल अनूज रोते हुए वहाँ से निकलती चली गई। मई के गर्म दिन सिकंदर शाह की बेनियाजी के सबब मजीद गर्म गुजर रहे थे। शजी शाह को इनकी जिंदगियों से गए 8 माह होने को थे, मगर अनूज इन सब की यादों में जिंदा थी। लान के सी ग्रीन प्रिंटेड शलवार सूट के साथ मजीद मरजंडा कलर का दुपट्टा कंधे पर डाले हुए मुकम्मल तौर पर हदीद की तरफ मुतवज्जा थी। वो पैट के बल चलने की कोशिश में मसरूफ दिल अनूज शाह की खुशी का सबब बन रहा था। लंबे बाल जूड़े में मुकीद थे, जबकि चेहरे के अतराफ में झूलती शहद रंग लिट्टों को बार बार कान के पीछे उलझने की कोशिश करती और बेहद हसीन लग रही थी। पूरे साइज कमरे में बिछे कलीन पर पंजों के बल बैठी वो पेट के बल चलते हदीद की तरफ बाएं फैलाए इसे पास बुलाती। जैसे वो इसके पास आता वो मजीद 2 कदम दूर हो जाती। इसके साथ कुछ देर खेलने के बाद इसे गोद में उठाए वो लॉन्ज में चली। इसकी गोद में मचलता हुआ अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इसके बाल खराब कर रहा था। इसके हरकतों पर बेतहाशा हंसती अनूज की नज़र डोर ग्लास खोलकर अंदर दाखिल होते शाह पर पड़ी। इसने हैरत से दोपहर के 3 बजाती घड़ी को देखा। इस वक्त वह कभी घर नहीं आया था। अनूज ने बेताबी से इसका सर तपा जायजा लिया। वह बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई चोट का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इस वक्त वापस आने की वजह इसके समझ में नहीं आ रही थी। तभी हदीद ने इसकी नाक में सजी लौंग पर इस अंदाज में हाथ मारा कि लौंग खींचकर इसकी नाक जख्मी कर गई। अनूज के लबों से शिकारी निकली। इसके पास से अनजान बनकर गुजरता सिकंदर शाह पल में मुतवज्जा हुआ था। आगे बढ़कर हदीद को फौरन इससे लेते हुए अपने बाजू में भरा था। फिर गहरी निगाह इसके सुर्ख होती नाक पर डालकर वहाँ से चलता हुआ खदीजा बेगम के कमरे में गुम हो गया। अनूज ने इसकी गहरी निगाहों से अपने अंदर महसूस की। सुर्ख होती नाक पर हाथ रखते हुए इसने धड़कते दिल को संभाला था। नाक को रगड़ती हुई वह अपने और इसके मुश्तरका कमरे में चली गई। छोटे कदम रखती वह आईने के सामने जा खड़ी हुई। बालों की उजड़ी हालत देख वह खुफत से मुस्कुराई थी। अभी इसीलिए मैं सिकंदर शाह के सामने आई थी। बालों को खोलते हुए ब्रश से संवारने लगी। 8 बरस में पलट कर कमरे में दाखिल होते सिकंदर शाह को देखा था। इसके घने आबशार कमर पर बिखरे देख एक पल को उस वक्त हुआ था। एक फसूं था जो इसके गर्द फैलने लगा था। अनूज की सतवा नाक में चमकती लौ ने इसके दिल पर ज़रब लगाई थी। फिर अगले ही लम्हे इसके असरात से बाहर आते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा और चंद जोड़े निकाल कर बैग पैक करने लगा। इसे बैग पैक करता देख दिल अनूज ने सूरत से बाल दोबारा जोड़े में मुकीद किया और तेज से चलते हुए इसके मुकाबले जा खड़ी। सिकंदर शाह के बैग पैक करते हाथ एक लम्हे को रुके, फिर दोबारा से वह अपने काम में मसरूफ़ हो गया। पैकिंग मुकम्मल करके बैग की जिप बंद करने के बाद वह सोफे पर जा बैठा। जेब से लाइटर निकाल कर सिगरेट को शोला लगाया था। दिल अनूज ने नम होती आंखों को झपकते हुए स्मोकिंग करते सिकंदर को देखा। फिर फिरती से चलती इसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई। सिकंदर शाह ने सवाली नज़र से देखा। कहाँ जा रहे हैं आप? लहजे में बेचैनियाँ थीं। इसने गहरा कश लगाया था कि अखियों से अनूज को गुलाबी पड़ती बुरी आंखों को देखा था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं आप? इसने अनूज खामोश देख कर अनूज का अपना सवाल दोहराया था। आंखों की नमी फिसल कर इसके रखसारों पर बिखरने लगी थी। सिकंदर शाह ने इसे रोते देख सिगरेट को एरिस्ट्रे में मसला था। इसके मुकाबले खड़े होते हुए इसके आंसू अपने पैरों पर चुनते हुए करंट खाकर 2 कदम पीछे हटी। सिकंदर शाह इसकी हरकत नोट कर चुका था। दिल में एक टीस सी उठी। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, सोफा पर टेकते हुए इसने थके अंदाज में जवाब दिया। अपनी गैरनास्ता हरकत पर शर्मिंदा से अनूज ने तड़प कर इसे देखा। आप इसके लबों ने जुम्बश की थी और मैं क्या तुम? अपनी शहद रंग आंखें इसके चेहरे पर टकाते हुए सीधा हो बैठा। अनूज ने अपनी मखरूती उंगलियों को मरोड़ डाला। मेरा मतलब है कि मैं इसने बात अधूरी छोड़ी। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या तुम? सिकंदर शाह ने मज़ीद मुश्किल में डाला। मैं ये कह रही थी कि मैं हदीद माँ, हाँ वो हदीद आपके बगैर कैसे रहेगा? इसको आपकी इतनी आदत हो गई है। अनूज ने नाटीपन से बात घुमाई थी। सिकंदर शाह की सारी कसाफत पल भर में दूर हुई।
मेरी आदत हदीद को है, फिर तुम्हारी आंखें क्यों भीग रही हैं? इसके तेली भीगती आंखों पर चोट करते हुए वो टांगों पर टांग चढ़ाकर एक और सिगरेट जलाने लगा। इसके यूं सिगरेट लगाने पर वो खुद भी सुलग गई। ये जो सिगरेट पी रहे हैं ना आप, इसका धुआं मेरी आंखों में घुस रहा है, समझे आप? बस इसलिए इसने पानी निकल रहा है आंखों से। आप छोड़ क्यों नहीं देते ये जहर? इसी ने बेबसी से आखिर में इस मुकाबल पंजों के बल बैठते हुए जैसे इल्तिजा की थी। इसके यूं अपने सामने इतने करीब बैठने पर सिकंदर शाह टेक छोड़कर सीधा हो बैठा। सुलगती सिगरेट को बुझाने के लिए एशट्रे में मसल डाला। तुम छुड़वा दो। अपना चेहरा इस पर झुकाते हुए संजीदगी से गोया। तो छोड़ दे, मैं कह तो रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका यूं हर वक्त स्मोकिंग करते रहना। इसके दाएं तरफ सोफे पर रखी सिगरेट की डिब्बी उठाते हुए नम लहजे में बोली, चलो फिर आज से अभी इसी वक्त से। सिगरेट सिकंदर शाह पर हैरान हुई। इस नाक पर चमकती लौंग की अपनी शादी की उंगली छोड़ते हुए वह नरमी से बोला था। दिल अनूज शाह चाह कर भी इस बार इससे दूर नहीं हो पाई थी। इसके करीब कुर्बत, दिलफरेब, कलोन की महक और गर्म सांसों में रची सिगरेट की बू, सब कुछ इसे डिस्टर्ब कर रहा था। इसने घबरा कर अपनी आंखें मींच ली। सिकंदर शाह ने बगौर इसकी तरफ देखा। इसकी बेहद सफ़ेद रंगत में रोने के बाद सुर्खी खुली थी। सतवा नाक में चमकती लौंग और बड़े बड़े गुलाबी लब। अब इसकी लंबी घनी पलकें रखसारों को चूमती हुई लर्ज रही थी। सिकंदर शाह ने बेखुद होते हुए इन लर्जती पलकों को छुआ था। तुम ऐसी कब थे ऐनुस? मेरी कुर्बत पर कभी तो यूं तो नहीं शर्माती थी तुम। तुम्हारा ये ग्रेज, ये शर्म हया मेरे लिए सब नया है। तुम्हारे ये सब अंदाज मेरे इरादे ख़राब कर रहे हैं। मुझे जाना है यार। यूँ आंखें बंद किए रखोगी तो कैसे जा पाऊँगा? इसके रखसार पर लटकती लट को हाथ से पीछे करते हुए सरगोशी नमा अंदाज में बोलता इसे बेचैन कर गया। इसने फौरन आंखें खोली थी। बूढ़ी बड़ी बड़ी आंखों में वहशत ले उसे देख रही थी। सिकंदर हौले से मुस्कुराया था। आयनूज ने नफ़ी में सर हिलाया था। इसने सिकंदर शाह को कुछ नहीं कहा था, मगर आंखों की बेकरारी सब कह गई। बहुत जालिम हो तुम दिल, बहुत ज़्यादा जालिम। कुछ कहती नहीं मगर फिर भी इन आंखों से ही पागल कर देती हो मुझे। अब यूँ रोकर मेरी राह खोटी मत करो, टाइम हो चुका है, मुझे जाना है। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। इसका गाल थपथपाते हुए उठ खड़ा हुआ। घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। अलमारी के पास पड़ा बैग उठाकर वो इसकी तरफ पलटा, जो सोफे के पास खड़ी से ही देख रही थी। दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ एक पल को इसकी तरफ मुड़ा था। आयनूस भागते हुए इसके शाने से जा लगी। मत जाए सिकंदर, प्लीज़ मत जाए। आई एम सॉरी, मैं अपनी तमाम गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपने कहे हर लफ्ज़ बहुत शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे छोड़कर मत जाए सिकंदर, प्लीज़ मत जाए। इसका बाजू अपने दोनों हाथों में जकड़े हुए बेतहाशा रोते हुए इसे रोकना चाह रही थी। सिकंदर शाह ने दूसरा हाथ इसके गिर्द लपेट कर इसकी पूँछ से हिलाई थी। चुप, रोना नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ। और मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, तो माफ़ी किस बात की मेरी जान। हाँ, मैं डिस्टर्ब ज़रूर था, बस इसलिए कि तुम्हारी तरफ बढ़ते अपने कदमों को इसलिए रोक लिया ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा रास्ता मुझ तक ही आता है। इसके भीगे गाल साफ करते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता दिल अनूज शाह को अंदर तक पुरस्कून कर गया था। अनूज ने भीगती आंखों से शाह को देखा था। मम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सिकंदर। आपके बगैर जीने का कभी तसव्वुर नहीं किया था मैंने, और फिर एकदम से आप मुझसे इतनी दूर हो गए। मैं जीते जी मर गई थी सिकंदर, बहुत तड़पी थी, बहुत ज़्यादा। और आपसे दूर 4 साल वो मैंने कैसे गुजारे मैं बता भी नहीं सकती। इसके चेहरे पर अपनी मखरूती उंगलियों को फेरते हुए पानी भरी आंखों समेत बोली थी। सिकंदर शाह ने इसकी शफाफ हथेली पर अपने मजबूत हाथों में लेकर अपने लबों से लगा ली। आयनूस को अपना मोतबर होता महसूस हुआ। फिर घड़ी की तरफ देखता हुआ मजनूई अजलत दिखाते हुए बोला था, यार दिल, अपने बाकी के तेर फिर कभी आजमा लेना। अभी मैं चलता हूँ, वरना आज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसके नाक दबाते हुए दिलकश लहजे में गोया हुआ। जी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे अभी आपसे ढेर सारी बातें करनी है और आपकी बातें सुननी है। बस मैं कह रही हूँ आप नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, तो नहीं जा रहे। सिकंदर जिद्दी लहजे में बोलते हुए इससे पहले वाले अनूज लगी थी। सिकंदर ने कहकर लगाते हुए इसे खुद से लगाया था और इसे लिए बेड पर आ बैठा। अच्छा तो फिर बोलो, मैं दिलो जान से सुन रहा हूँ। इसकी गोद में सर कर लेटते हुए आराम से बोला था। इसके यूं लेट जाने पर वो घबरा गई। क्या कर रहे हैं सिकंदर, को आ जाएगा, उठ कर बैठे प्लीज़। इसे उठाते हुए बेड पर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ यार, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम करने ही कहाँ देती हो। इसके बालों में लिट खेलते वो मानी खेज से बोला। दिलानूज ने सुरख होता चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा था। इस शर्मगी मुस्कुराहट ने इसके गुलाबी लबों का अहाता किया। बहुत ख़राब हैं आप, हटिए यहाँ से, मुझे रीछ के पास जाना है। आप पढ़ते धकेलते हुए अनूज ने वहाँ से निकलना चाहा, मगर सिकंदर ने इसे हाथ से खींच कर अपने पहलू में गिराते हुए इसका इरादा नाकाम किया था। अच्छा, और हदीद के बाबा का क्या?
ان بیچارے کو جو تم نے اپنے ان آنسوؤں سے روک لیا، اس کا کیا؟ تم تو مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی اور کہاں گئی؟ اسکندر شاہ آج سے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اسے اتنے قریب دیکھ کر آئینوس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اسکندر شاہ کو مزید پاگل کر رہا تھا۔ اسکندر پلیز! اسے خود پر جھکتا دیکھ آئینوس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے دھکیلنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں سے دل میں اتارتا اسکندر یقیناً اس وار کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو پیچھے کرتے ہوئے بیڈ سے اتری تھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے یوں جان بچا کر بھاگنے پر اسکندر شاہ کا جان در کہہ کمرے میں بکھرا تھا۔ اچھا یار، اپنی مت سناؤ، میری داستان ہی سن لو۔ اس نے دروازہ کھولتے آئینوس کو چھیڑا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ اب ساری زندگی آپ کی ہی سننی ہے، سو ڈونٹ وری یو۔ ایک بات سنو، مسکراتے ہوئے لہجے میں وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اسکندر شاہ نے دل میں سوچتے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنی ہاتھ پر مارا۔ نری مونچھوں پر 5 سال بعد وہ امریکہ کے شہر نیو یارک کے ایک شاندار شاپنگ مال کا بھرپور منظر تھا۔ 4 سالہ بچی کی انگلی تھامے وہ دلکش لڑکی کاؤنٹر پر کھڑی شاید کچھ بحث کر رہی تھی۔ ریڈ جینز پر یلو ٹی شرٹ پہنے وہ قدرے فربی مٹکاتے سلکی سیاہ بال بار بار جھکتی وہ اب اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چینجنگ روم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی انگلی تھامے کھڑی بچی اپنی چھوٹی چھوٹی پونیاں ہلا کر اس سے کوئی ضد کر رہی تھی۔ تبھی چینجنگ روم کا دروازہ کھلا۔ اسمارٹ سا فارس محمود بلیک جیکٹ پہنے باہر آیا۔ جب سے ماریا کو واچ کرتی دل آئینوس شاہ کو یک گونا سکون ملا تھا، یعنی وہ فارس محمود کے ہی ساتھ تھی۔ فارس محمود نے یقیناً اس کے امریکہ جانے سے پہلے کے بعد ماریا سے شادی کر لی تھی۔ 4 سالہ بچی کی انگلی تھامے وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی، ماریا تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑا فارس محمود اب کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ تبھی 6 سالہ حدید نے اس کا ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بابا آپ کو بلا رہے ہیں ماما۔ اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے اسکندر شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دل آئینوس شاہ کو ہوش دلایا۔ ہاں، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنی طرف متوجہ اسکندر شاہ کی جانب بڑھی تھی۔ بلو جینز، وائٹ ٹی شرٹ، براؤن جیکٹ پہنے وہ بے حد اسمارٹ لگ رہا تھا۔ دل آئینوس نے جانسار نظروں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا، جو 4 سالہ شجیع شاہ کی ضدیں پوری کرتا اسے ڈھیروں چاکلیٹس اور نوڈلز دلوا چکا تھا، مگر شجیع کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں اسکندر، بس کریں، پہلے ہی بہت ضدی ہو چکی ہے۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے وہ سنجیدہ ہاں کہ یوں بال چھیڑنے پر شجیع نے زور شور سے ادھر ادھر سر ہلایا تھا۔ یار ایک ہی تو بیٹی ہے میری، اس کی ضدیں پوری نہیں کروں گا تو پھر کس کی کروں گا؟ یا تو پھر یوں کرو نا، ہمیں ایک اور منی دے دو، پھر ہم کچھ سوچیں گے۔ کیوں بھائی ہادی، بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ آخر میں آئینوس کی انگلی تھامے کھڑے حدید کو بیچ میں گھسیٹتے ہوئے اس نے آئینوس کو چھیڑا تھا۔ اس نے اسکندر شاہ کی بات پر اسے گوری سے نوازا۔ اسکندر شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ نہیں بابا، مجھے نے اپنی توتلی زبان میں اپنا فیصلہ سنایا۔ آئینوس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ چلو پھر ایک کام کرتے ہیں، ماما سے کہو ہمیں ایک منی اور منا دے دیں، فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اسکندر شاہ نے مسئلہ حل کیا۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ پبلک پلیس ہے اسکندر، کچھ تو شرم کر لیں، بچوں کے سامنے ہی کچھ کا کچھ بولے جا رہے ہیں آپ۔ آئینوس نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے اسے باز رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ لوگ قدرے الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یار سچی تھا نہیں، مگر اب ہو گیا ہوں بے شرم۔ اور پھر یہ امریکہ ہے، پاکستان نہیں۔ اس کی ناک دباتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ دل آئینوس دھیرے سے مسکرائی تھی۔ چلیں پھر، اگر آپ کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب ہوٹل چلیں، آج شام کی فلائٹ ہے۔ آپ بھول رہے ہیں شاید، اس طرح وہ اطلاعاتی وہ سنجیدگی سے بولی تھی، اور آپ ہمیں بھول گئی ہیں شاید، تبھی یہاں ایک جگہ پر موجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہم سے ملنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے سر پر کھڑی ہوئی ماریا تھی، جس کی آنکھوں میں نمی اور لہجے میں شکایت تھی۔ دل آئینوس فوراً اس کے گلے لگی تھی، اور اسکندر نے حیرت سے ان دونوں کو گلے ملتا دیکھا تھا، جبکہ ماریا کی پشت پر کھڑا فارس محمود اپنی بیٹی کی انگلی تھامے مسکرا رہا تھا۔ یہ میری دوست ہے ماریا، اور یہ اس کے ہسبینڈ ہیں فارس محمود۔ ڈیفینیٹلی یہ کیوٹ سی بیبی ڈال میری بانجی ہے، آئی ایم رائٹ؟ مسکراتے لہجے میں اسکندر سے ماریا اور فارس کا تعارف کرواتے ہوئے آخر میں ماریا سے پوچھ رہی تھی۔ یس یو آر رائٹ۔ ماریا کے بجائے جواب فارس نے دیا تھا۔ اسکندر نے آگے بڑھ کر فارس سے مصافحہ کیا۔ مجھے اسکندر شاہ کہتے ہیں، یہ میرا بیٹا حدید، یہ میری کیوٹی پائی شجا ہے۔ دل آئینوس شاہ کو ماریا کے ساتھ باتیں مشغول ہوتے دیکھ اسکندر شاہ نے اپنا تعارف فارس محمود سے کروایا تھا۔ بدلے میں فارس مسکرایا تھا۔ دیٹس گڈ، یو بیبیز آر ٹو مچ کیوٹ، از لائک یو۔ فارس محمود نے خوش دلی سے اعتراف کیا۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ پھر کچھ وقت ان دونوں کے ساتھ گزار کر وہ چاروں واپس ہوٹل آ گئے۔ ایک بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں پچھلے ماہ وہ امریکہ آیا تھا، مگر 1 ہفتے سے زیادہ دل آئینوس شاہ کے بغیر رہنا جب مشکل ہونے لگا تو اس نے اپنے بچوں سمیت اسے اپنے پاس بلا لیا۔ واشنگٹن میں ہونے والی بزنس میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ بچوں اور آئینوس کو کہیں سے ریٹرن ٹکٹس کروا لی تھیں۔ 5-6 ماہ سے زائد اس عرصے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔
4 साल पहले बेटी की पैदाइश पर उन्होंने शजी शाह की कमी महसूस करते हुए अपनी बेटी का नाम शजिया ही रखा दिया। जिस वक्त जहाज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड किया था, दिल अनूस दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। 4 साल पहले पैदाइश पर उन्होंने शजी शाह की कमी महसूस करते हुए अपनी बेटी का नाम शजी रख दिया था। जिस वक्त जहाज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड किया, दिल अनूस ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो खदीजा बेगम नबील शाह से मिलने को बेचैन थी, जबकि बच्चे भी कुछ कम बेताब न थे। थकावट के बावजूद सिकंदर शाह ने ड्राइवर को बैठकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। पीछे सीट पर दोनों बहन भाई एक दूसरे से लिपटे सो रहे थे। दिल अनूस ने मुतमईन होकर सिकंदर शाह के कंधे पर सर टिका दिया। उसने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से चूर नजर से अपने शरीक यार को देखा। खूबसूरत मोरी आंखें मूंदे वो बेहद हसीन लग रही थी। वक्त जैसे इसके हुस्न को छुए बगैर ही गुजर गया था। वो खुद भी तो इससे नाजुक आबगीने की तरह छुआ करता था। घर की स्पीड आहिस्ता करते हुए इसने अनूस के बेदाग पेशानी पर अपनी मोहर सबत की। इसके लमस को महसूस करते हुए इसने अपनी बुरी आंखों को खोला था। आंखों के गुलाबी डोले सिकंदर शाह को क्या इरादा। न्यूयॉर्क में शजी ने एक फरमाइश की थी। दिल इसकी आंखों में देखते हुए वो खुमारालूद लहजे में बोला, क्या मतलब। अनूस ने अनजान बनते हुए इसको मजीद बेकरार किया था। ज्यादा अनजान मत बनो मेरी जान, इस बार मुझे टूरिस्ट चाहिए। इसके नाक दबाते हुए मुस्कुराते लहजे में बोला। दिल अनूस के कान के लोहे पल में सुर्ख हुई थी। बहुत खराब हैं आप सिकंदर। इसके कंधे पर अपना नाजुक हाथ का मुक्का मारते हुए खिलखिलाई थी। तुम्हारी संगत का ही असर है जाने सिकंदर। इसके शानों के गिर्द लिपटा अपना हाथ फैलाते हुए वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला था। अनूस ने हंसते हुए ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा कराया। अच्छा, गाड़ी की स्पीड तो बढ़ाएं, घर आज ही पहुंचते हैं, बहुत थक चुकी हूँ, सोना है मुझे। मुंह पर हाथ रखकर इसने जमाई रोकी थी। तुम घर चलो, तो मैं चलाता हूँ, इसे धमकाता हुआ आंख दबाते हुए बोलता। दिल अनूस को बेवाद वजी लग रहा था और एक शर्मंगी मुस्कुराहट ने इसके गुलाबी लबों का अहाता किया था। अपनी जिंदगी मुकम्मल जिंदगी पर इसने मुतमईन सी होकर दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक